जब हम एन पेंटेन की बात करते हैं, यानी कि एन मतलब स्ट्रेट, एन का मतलब यहाँ पे होता है बेटा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कि सिंपल जो भी हैं वो स्ट्रेट लाइन में अगर अरेंज्ड होते हैं तो वहां पे एन वर्ड यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एन पेंटेन, पेंट वर्ड का मतलब यहाँ पे हमें पता है कि 5 कार्बन से है। ठीक है, यानी कि जिस सिस्टम के अंदर 5 कार्बन होते हैं तो वहां पे पेंटेन लगाते हैं हम। तो 1 2 3 4 और 5, हर एक के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो मान लीजिए हमने ये वाला, तो 1 2 3 4 5, जब इस तरह से 5 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन पेंटेन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कैसे पूरे करोगे, सिंपल है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, क्योंकि एक बॉन्ड बना लिया तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो बाकी के 2 क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। इसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो ये 2 हाइड्रोजन, इसने 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो ये 2 हाइड्रोजन, और इसने 1 बॉन्ड बनाया है तो ये 3 हाइड्रोजन। तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, एन पेंटेन आ जाएगा। उसके बाद एक वर्ड आया आइसो। अब ठीक है, हमने ये एन पेंटेन का फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि आइसोपेंटेन लिखिए तो हम कैसे लिखेंगे उसको। तो आइसो वर्ड मतलब आइसो का क्या मतलब है, इस चीज को समझना है। तो इसके लिए क्या करना है बेटा, आप सभी को, आपको कार्बन लेना है। कार्बन के साथ इसकी कंडीशंस हैं। कार्बन के देखो 4 हाथ होते हैं, है ना, सभी ये जानते हैं कि 4 हाथ मिलाता है कार्बन। तो इसके 2 हाथों पे CH3 लगा दो। देखो 2 हाथों पे क्या लगाना है, CH3, और एक हाथ पे क्या लगाना है आपको, हाइड्रोजन। कंडीशन क्या है, दोबारा सुनो। देखो मैंने क्या करना है, सबसे पहली कंडीशन, आइसो वर्ड का मतलब क्या है, कार्बन लेना है, कार्बन के ऊपर 2 तो CH3 ग्रुप लगा देने हैं, और एक कौन सा ग्रुप लगाना है, हाइड्रोजन। मतलब 4 हाथों वाला कार्बन लिख लो, और उनमें से 2 जगह CH3 और एक जगह हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, अब क्या बच गया, अब बाकी क्या करना है, यहाँ पे 5 का क्या मतलब है, पेंटेन, आइसोपेंटेन मतलब 5 कार्बन। तो कितने कार्बन आ गए, देखो जब हम, ये क्या है आइसो, नियो और एन, ये क्या है कॉमन नेम्स, ये क्या बोले जाते बेटा, कॉमन नेमिंग। ठीक है, कॉमन नेमिंग में हमें स्ट्रेट से कोई मतलब नहीं है, लंबी चेन में कितने हैं, 5 है 6 है, उससे मतलब नहीं होता हमें। जब कॉमन नेमिंग करते हैं तो ओवरऑल कितने कार्बन है हम उस चीज को काउंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 कार्बन है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास 2 और होने चाहिए। तो दोनों कार्बन को क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, आपको ये स्ट्रेट चेन में जोड़नी है। फिर जितने यहाँ पे यूज हो गए, ठीक है, बाकी को स्ट्रेट चेन में बना देना है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, आइसो पेंटेन। कैसे बनाया मैंने, सिंपली हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगा दिए, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, बाकी कितने बच गए, 1 2 3 कार्बन हो गए, बाकी 2 कार्बन हमने और लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर वाले कार्बन पे 1 बॉन्ड बना रहा है तो बाकी 3 हाइड्रोजन, ये वाला कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, 2 बॉन्ड बना रहा है तो बाकी 2 क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखते हैं, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे CH, ये क्या हो गया, CH2 CH3। अब ये वाला, तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास आइसोपेंटेन। ठीक है, बहुत आसान है। अब आ जाते हैं हम नियोपेंटेन के ऊपर। क्या हो गया हमारे पास, अब आ गया नियोपेंटेन। अब ध्यान से देखना है, अब नियोपेंटेन कैसे ड्रॉ करना है हमें। तो अब नियोपेंटेन के लिए क्या कंडीशन है, नियोपेंटेन के लिए एक कार्बन लो, उसके 4 हाथ बनाओ, बना दिए। 4 हाथों में से 3 हाथ किसके साथ मिलाने हैं हमें, CH3 के साथ। ध्यान रखना, यहाँ पे 2 हाथ CH3 के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ था, फिर कोई कंडीशन नहीं थी, बाकी के जितने बच गए उस कार्बन को अटैच कर देते थे। यहाँ पे क्या करना है, नियो के अंदर कंडीशन है, क्या करने हैं, 4 हाथ बनाओ, 4 हाथ बना के 3 तो CH3 लगा दो, 1 2 3, बिल्कुल सोचना भी नहीं है, बना दिया। अब कितने कार्बन यूज हो गए यहाँ पे, एक चीज और ध्यान रखनी है, 3 CH3 और एक कंडीशन और है CH2, एक CH2। तो देखो ये CH2 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन यूज हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 कार्बन यूज हो गए। अब ठीक है, 5 कार्बन वाला हो गया हमारा पूरा, तो ये पूरा नाम हो गया। लेकिन क्या ये पूरा नाम है, आपको क्या दिखता है यहाँ पे, एक कार्बन का, यहाँ पे जो ये कार्बन है उसका एक हाथ कम है। अरे कार्बन के जहां पे भी हाथ कम होते हैं बेटा, वहां पे हाइड्रोजन लगाना होता है हमें, है ना। तो क्या कंडीशन है नियो के लिए, 3 तो CH3 ग्रुप और एक कौन सा ग्रुप, CH2 ग्रुप।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नियोपेंटीन। ठीक है, अब इस इतने एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे नहीं, हम इसको थोड़ा सा और लिख के दे, मतलब कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CH3 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 CH3, क्योंकि ये कंडेंस में करोगे तो CH3 हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको ये थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम लेते हैं एन हेक्सेन, हमारे पास क्या कंडीशन है, एन हेक्सेन। दूसरा है हमारे पास आइसोहेक्सेन। ठीक है, ये क्या किया हमने, आइसोहेक्सेन। और थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड हमारे पास कंडीशन है नियोहेक्सेन। ठीक है, और हमें अब ये लिख के दिखाना है, बोले कोई कि हमें फॉर्मूला बना के दिखाइए, तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले एन का मतलब है, सिंपल एन लिख दिया, तो नॉर्मल, नॉर्मल मतलब हेक्सेन मतलब 6, मतलब 6 के 6 कार्बन आपके स्ट्रेट चेन में अटैच्ड हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, बाकी हाथ मिलाना आपके हाथ में है ना, कैसे, कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया, बाकी 3 क्या है, बनाते जाओ बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, बाकी 2 क्या हैं, हाइड्रोजन, ये भी 2 हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये भी 2 है हाइड्रोजन, सेम हियर। और यहाँ पे लास्ट वाले में एक बनाया है, तो बाकी 3 क्या है, हाइड्रोजन। एग्जामिनर कैसे लिखेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में लिख के दिखाएगा आपको। ठीक है, CH3, ये इसको शॉर्ट में CH2 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 CH3। ठीक है, हमने लिख दिया, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, एन हेक्सेन आ गया। ठीक है, हमें इससे नहीं समझ आया, हम आइसो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइसो कैसे बनाओगे आप, सिंपल है, आइसो के लिए क्या करो, कार्बन लो, 4 हाथ लगाओ। ठीक है, कार्बन के 4 हाथ हैं, और चारों हाथों में से आइसो के लिए क्या कंडीशन है, 2 CH3 और 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 2 हाथों का काम तो हमें पहले से पता है कि ये 2 CH3 और एक क्या है, हाइड्रोजन, ये तो फिक्स है बेटा। फिर आगे क्या करना है, अब कितने कार्बन यूज हो गए, 1 2 3, हेक्सेन में कितने होते हैं, 6, तो 3 आगे, तो बाकी 3 को कैसे बिठाओगे, 1 2 3, टोटल कितने हो गए अब, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास क्या हो गए, 6 हो गए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6। तो आप क्या करो, अब इसकी जो बॉन्ड्स हैं वो पूरे करने हैं हमें, तो कैसे पूरे करोगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बना लिए, बाकी 2 क्या हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड बना लिया, बाकी 3 क्या है बेटा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। थोड़ा सा कंडेंस फॉर्म में लिख के देखें कैसे होगा, कार्बन CH3, ये वाला CH3, इस वाले हाइड्रोजन को इसके साथ लगा दो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है बेटा, इस वाले का एक नाम, इस वाले का एक नाम, तो CH2 CH2, और यहाँ पे क्या है, CH3। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ये हमारे पास हो गया है आइसो। ठीक है, आइसो हेक्सेन, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप बना लोगे। इसी तरीके से हम नियो पे आ जाते हैं। अब हम हमारा टारगेट है, हमें नियो हेक्सेन भी बनाना है। तो नियो कैसे स्टार्ट करोगे, नियो के लिए फिर से वही कंडीशन, कार्बन लो, 4 हाथ लगा दो, 1 2 3 4, 4 लगा के, नियो के लिए कंडीशन क्या है बेटा, सिंपल, 3 तो CH3। जब आप नोट्स बनाओ तो इन कंडीशंस को जो मैं आपको सिखा रही हूँ एज इट इज लिख लो, फिर आपको कुछ भी, कोई भी एन आइसो नियो बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 CH3 और 1 CH2, इसका ध्यान रखना है। तो ये कंडीशन है इसकी, तो क्या करोगे, 3 CH3 फिक्स है, 1 CH3 ये, 1 CH3 ये, और 1 CH3 ये वाला। ठीक है, तो हमारे 3 CH3 क्या है यहाँ पे, फिक्स है। तो अगर यहाँ पे 3 CH3 फिक्स है और 1 CH2 फिक्स है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन फिक्स है ना ये वाला, तो बाकी की ये स्टोरी हमें देखनी है, बाकी की ये वाले जो हाथ की स्टोरी है ना, ये तो हमें यहाँ से डिसाइड करनी है कैसे, हेक्सेन मतलब 6, देख लो 6 हो गए या नहीं हो गए, 6 नहीं होंगे तो ये वाला हेल्पिंग हैंड है, इसकी हेल्प करेगा पूरा करवाने में कि कैसे हो सकता है ना। तो चलो हम करते हैं, जैसे 1 2 3 4, 4 तो ये, 5, और कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए, तो एक कार्बन यहाँ पे लगा दो। बॉन्ड कैसे पूरे करोगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, वहां पे जरूरत नहीं थी इसलिए मैंने वहां पे हाइड्रोजन लगाया था बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, CH3 नाम कैसे लिखोगे, पूरा करोगे, CH3, यहाँ पे क्या हो गया, इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखोगे, CH2 CH3, दैट्स इट। ये है हमारा एन आइसोनियो, इसकी पूरी कहानी है हमारे पास, ये क्लियर है। चाहे वो एन हेप्टेन लिख दे, एन ऑक्टेन लिख दे, आइसो ऑक्टेन लिख दे, सेम स्टोरी चलेगी, कुछ भी चीज नहीं होगा। यानी कि आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार मुझे थम्स अप दे के बताना है आप सभी को कि क्या आप कर लोगे इस चीज को। ओके, ठीक है, वेरी गुड बेटा। फिर हम आज वाले टॉपिक पे वापस से आएंगे, यानी कि जो हमारा जो टॉपिक था उसको स्टार्ट करेंगे, मेंडलीव्स वाला। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन जैसे एक बच्चे ने पूछा था तो वो उसने व्हाट्सएप पे किया था, तो आप सभी के पास यही वाली कंडीशन है बेटा कि आप सभी को अगर कुछ भी पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट वाली क्लास में आपको वो वाला टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास यही वाला मैकेनिज्म बचता है जिससे हम चीजें कर सकते हैं ना। चलो स्टार्ट, एक चीज स्टार्ट करेंगे अभी, एक बार 1 सेकंड के लिए रुकना है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अटेंडेंस ले लेते हैं। ओके, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अभी। मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मेंडलीव्स के बारे में हमने बात की थी और अब मेंडलीव्स के बारे में ही हम आगे बात करेंगे। तो मेंडलीव एक साइंटिस्ट थी, ठीक है। मेंडलीव एक अच्छी, मतलब मैं बोलती हूँ पीरियोडिक टेबल के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर बनाने का क्रेडिट किसको जाता है, मेंडलीव्स को जाता है। हालांकि आज के टाइम पे उसकी जो मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल दी थी उसको मॉडिफाई कर दिया गया है, क्योंकि उसको उस टाइम पे बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पता था, एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं पता था। देखो अब ध्यान से सुनना है, आज की जो पीरियोडिक टेबल हम लिखते हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस तरीके से, तो ये हम क्या लिखते हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। तो जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो किसके बेसिस पे बनाई गई है, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बनाई गई है। ध्यान से सुनना है सभी को, वो किसके बेसिस पे है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। तो उसको इस बात का आइडिया नहीं था कि हम एटॉमिक नंबर के बेसिस पे भी इन चीजों को अरेंज कर सकते हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आइडिया नहीं था, जो क्या बताता है जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टीज है वो सेम हो जाती है। आपको आगे सिखाएंगे कि प्रॉपर्टीज क्यों सेम हो जाते हैं, किस तरीके से ग्रुप में आते हैं। तो पीरियोडिक उसने स्टार्ट किया, लेकिन हाँ उसने एक बहुत अच्छी कोशिश स्टार्ट कर दी थी कि भाई जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसके बेसिस पे अरेंज करूंगा। यानी कि पहले हम क्या बात करते थे, एलिमेंट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करवाते हैं बेटा, ध्यान है। एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। जब आप 9th क्लास तक थे तो 9th क्लास में हम मेटल नॉन मेटल, इवन 8th क्लास तक में मान के चलिए मेटल नॉन मेटल 2 चीजें जानते हैं हम वहां पे, कि एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। और मेटल और नॉन मेटल भी किस बेसिस पे जानते हैं, वो हम सिर्फ इस बेसिस पे कि वो कंडक्टर है, वो नॉन कंडक्टर है, इस तरीके से, ये मेलिएबल है, ये नॉन मेलिएबल है। तो वहां पे जो हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास और जो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, एक महान साइंटिस्ट मेंडलीव के काम का सबसे बेस जो रहा वो क्या था, उसने चीजों को, एलिमेंट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया, उसने अरेंज किया एटॉमिक मास के बेसिस पे। एटॉमिक मास के बेसिस पे, ऐसा नहीं है फिर एटॉमिक मास सारे बढ़ते लिख दिए जाएं, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 7 है, ऐसा नहीं लिखा। फिर उसने दूसरा जो एटॉमिक मास के बेसिस पे लिखा 2 4 6, प्लस उसने क्या इंक्लूड किया, केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज। तो दूसरा बेस उसका क्या रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज को चेक करके, और तब उसने अरेंज किया था किसके साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा के देखा उसने, और किसके साथ रिएक्ट करवा के देखा उसने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के देखा। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसने क्या बनाया, उसके बेसिस पे उसने जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर हम बात करें तो उसने 8 ग्रुप्स को इंक्लूड किया। तो आपसे पूछा जाए कि ग्रुप कितने होते हैं, तो 8 ग्रुप्स, और 7 पीरियड के बारे में उसने बात की थी। ध्यान से देखना है, 7 पीरियड्स। तो ध्यान रखना, कोई पूछे कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे और कितने पीरियड थे, तो आपको लिखना है उसकी मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड थे। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। उसने पहले ग्रुप का नाम लिया ग्रुप 1, इस तरीके से लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहले उसने हेडिंग बनाई ग्रुप 1, फिर उसके बाद ग्रुप 2। ठीक है, इस तरीके से इस उसने कहाँ तक बनाए, उसने ग्रुप नंबर 8 तक एलिमेंट्स को डिवाइड किया। ठीक है, यहाँ तक। अच्छी बात क्या है, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, आप सभी को सिर्फ आप ऐसे बोल सकते हो कि मेन मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको सारे के सारे एलिमेंट्स भी याद होने चाहिए, वैसे भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। तो ग्रुप 1 2 3, यहाँ पे थर्ड, इस तरीके से फोर्थ, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। अब ये वाला ग्रुप जो रखा ना उसने, अब यहाँ पे बताएंगे, ये वाला जो ग्रुप है वो उसने 8th ग्रुप रखा। देखो जब मैं ये नाम लिख रही हूँ तो सभी को ध्यान से देखना, यहाँ पे कई सारी चीजें बताती चलूंगी मैं, उस चीज को ध्यान रखना है। ये जो 8th ग्रुप है, ये क्या था, ये एक स्पेशल ग्रुप बना क्योंकि हरे इस ग्रुप के अंदर उसने यहाँ पे 3-3 एलिमेंट्स को, एक ग्रुप के अंदर 3-3। आज की पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो एक कॉलम के अंदर एक एलिमेंट को रख रखा है। उसने यहाँ पे क्या रखा था, इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लिखा, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लिखा, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने पिछली हमने न्यूलैंड्स की बात की थी तो उस टाइम पे बताया था बेटा, उसने क्या किया था, न्यूलैंड ने आयरन को अलग रखवा दिया था किससे, कोबाल्ट और निकल से। लेकिन इसने क्या किया, केमिकल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व किया और आयरन, कोबाल्ट और निकल को एक साथ रखा था। इसी तरीके से जो आयरन है उसके नीचे उसने रुदेनियम को रखा, उस कोबाल्ट के नीचे रहोडियम को रखा, और उसी तरीके से निकल के नीचे प्लेटिनम को रखा, जो कि बहुत अच्छी बात थी क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, आयरन की रुदेनियम के साथ, कोबाल्ट की रहोडियम के साथ। आज की पीरियोडिक टेबल में भी ये वाले इसी के नीचे हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, आयरन को इसके साथ, कोबाल्ट को इसके साथ और निकल को इसके साथ रखा। तो ये वाला काम उसने बहुत अच्छा किया था। तो आपसे पूछिएगा एग्जामिनर कि बताइए भाई कौन सी पीरियड में उसने 3-3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा था, या कौन से ग्रुप के अंदर उसने 3-3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा था, तो आप बोलोगे उसने ग्रुप नंबर 8 के अंदर 3-3 जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ रखा था। अब पॉइंट क्या था, देखो एक चीज ध्यान रखना है, जब ग्रुप फर्स्ट के अंदर नाम याद पढ़ने लगोगे आप तो वहां पे लिखा हुआ है बेटा R2O। जब ग्रुप सेकंड के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आता है RO, यहाँ पे क्या आता है R2O3, यहाँ पे क्या आ जाएगा RO2, यहाँ पे R2O5। ये बहुत आसान है, कहीं आपको ये लग रहा हो। RO3 कैसे ये बता देंगे, RO3, और ये क्या होता है R2O7, और यहाँ पे क्या लिखा उसने RO4। ठीक है, ये बना कैसे, ये बहुत आसान है। नेक्स्ट पेज जब मैं लूंगी तो उसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी कि ये कहीं ये सोचो कि आएंगे कैसे, याद कैसे होंगे, ये बहुत आसान है याद करना। फिर उसने यहाँ पे लिखा कि जो जो एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके R2O फॉर्मूला बना रहा है वही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके RH फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला आ गया RH2, देन हमारा नेक्स्ट आता है RH3, RH4, RH5, RH। ठीक है, 5 तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि 5 तक नहीं जा सकता हमारा, तो वापिस से हमारा कितना स्टार्ट हो जाता है RH3, बिल्कुल, क्योंकि कार्बन के बाद ये वाला हो जाता है हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा RH2 और ये हमारा हो जाएगा RH, और यहाँ पे ब्लैंक, अब ये हाइड्राइड गैप बोलते हैं। देखो यहाँ पे ब्लैंक क्यों बनाया, ये वाला, ये वाला,
यहाँ पे ब्लैंक क्यों बनाया, ये वाला पॉइंट था कि यहाँ पे आर एच के लिए कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि ये वाले जो एलिमेंट थे बेटा वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इसी को हाइड्राइड गैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हाइड्राइड गैप, क्योंकि ये क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसने यहाँ पे क्या रख दिया, एक कॉलम, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखा क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या किया उसने, देखो अभी पहले ये वाली पीरियोडिक जब हम टेबल लिखते हैं तो इतनी बात समझ आने के बाद हमें मेन पॉइंट क्या करना है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, उसने क्या लिया था बेटा, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स थे। तो उसने सभी एलिमेंट्स को एक एक हर एक एलिमेंट का नाम एक एक कार्ड पे लिखा, यानी कि 63 एलिमेंट्स के नाम लिखे उसने, हर एक कार्ड पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम लिखा, और उसने जो भी रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया उसका नाम लिखा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया जो फॉर्मूला लिखा। जैसे मान लीजिए उसने R2O3 ये वाला आ गया, ये तो इसको किस वाले कॉलम में लिखेगा, देखो ध्यान से देखना है। अब आप चेक करो R2O3 कौन से वाला है, यानी कि थर्ड। तो उसने यहाँ पे डिसाइड कर लिया, और अगर उसका फॉर्मूला R2O3 बन रहा है तो इसको उठा के कौन से वाले ग्रुप के अंदर डाल दिया, इस वाले ग्रुप के अंदर डाल दिया, इस वाले ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो जो उसने क्लासिफिकेशन की थी वो कुछ इस तरीके से की थी कि पहले केमिकल प्रॉपर्टीज को उसने पूरा अच्छे से बेस बनाया था। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को जब उसने अपना अच्छे से बेस बना लिया तो उसने सारे एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना, सभी की प्रॉपर्टीज देखी और अरेंज करना स्टार्ट करवा दिया। अब पॉइंट क्या आया, अब उसकी जो पीरियोडिक टेबल है, जो ये टेबल है, उसके अंदर कई सारी अच्छी बातें हैं और कुछ सारी ड्रॉबैक्स हैं। कैसी, देखो जब आप उसकी जो टेबल को उठा के देखोगे तो उसने क्या कर रखा है, कई जगह जैसे उसने कई सारे एलिमेंट्स को एक स्लॉट के अंदर रख दिया। पहली ड्रॉबैक तो ये है ना कि उसने एक कॉलम के अंदर 3-3 एलिमेंट्स को रख दिया था। पहली ड्रॉबैक तो ये वाली थी बेटा कि उसने अलग अलग नहीं रखा, बल्कि कई सारे एलिमेंट्स को एक एक साथ भी रख दिया एक एक कॉलम के अंदर। ठीक है, दूसरी बात, एक अच्छी बात कौन सी थी, ये ध्यान रखना है, जो सबसे मेन पॉइंट आएगा वो था जो इसकी गुड थिंग्स, जो अच्छी बातें हैं वो क्या है। देखो जब आप इसकी पूरी ये वाली, सॉरी ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अगर आप इस पूरी जो टेबल को देखोगे तो इसने कहीं कहीं पे गैप रखा है। गैप रखने का मतलब क्या है, जैसे उसने क्या किया, कहीं जैसे मान लीजिए ग्रुप थर्ड की बात करें तो ग्रुप थर्ड को उठा लेते हैं। ग्रुप थर्ड के अंदर क्या आता है, यहाँ पे आज हम बात करें तो ग्रुप थर्ड के अंदर उसने जो एक एलिमेंट रखा था दैट वाज एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे उसने एक जगह छोड़ दी। उसने क्या किया, एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ दी। ठीक है, उसी तरीके से उसने बोरोन को भी इसी के अंदर रखा था, बोरोन के नीचे भी जगह छोड़ दी। ध्यान से सुनना है, उसने क्या किया, एल्यूमिनियम के नीचे खाली जगह छोड़ दी, बोरोन के नीचे भी उसने खाली जगह छोड़ दी। ठीक है, तो इसका मतलब उसने खाली जगह छोड़ने का क्या पर्पज था, उसका पर्पज था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स इन फ्यूचर डिटेक्ट हो जाएंगे। मतलब उसको ये लग रहा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, जो आगे जाके डिस्कवर हो जाएंगे। जबकि न्यूलैंड ने क्या किया था, ये सबसे पहले जब हमने कल न्यूलैंड के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था उसने कोई जगह खाली नहीं रखी थी। उसको तो ये लगता था कि ये 56 एलिमेंट है तो यही है एलिमेंट, इससे ज्यादा कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। अब मेंडलीव ने देखो कितना, देखो अगर कोई इंसान ये बता दे कि थोड़े दिन के बाद यहाँ पे कुछ आना है तो वो कितनी, ये तो पॉसिबिलिटी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने पॉसिबिलिटी बताई, उसने ये बताया कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। मतलब वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बताएगा। मतलब मेंडलीव ने जो एलिमेंट एल्यूमिनियम के नीचे आना था, ठीक है, जो कि बाद में डिस्कवर हुआ था, जैसे मैं अभी लिख के दिखा देती हूँ, एल्यूमिनियम के नीचे खाली जगह छोड़ दी थी बेटा यहाँ पे। ठीक है, इस वाले एलिमेंट की खाली जगह छोड़ दी थी, और उसने उसका, क्योंकि उस टाइम पे तो डिस्कवर नहीं हुआ था, उसका नाम भी नहीं था, तो उसका नाम बोला था उसने इक्का एल्यूमिनियम। ध्यान से सुनना है, उसने उसका क्या नाम दिया था, इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, क्योंकि डिस्कवर नहीं हुआ तो ऐसे ही थोड़ी ना नाम दे सकता है, उसने खाली जगह छोड़ दी और उसका नाम बताया इक्का एल्यूमिनियम। और इवन उसने क्या प्रेडिक्ट कर दिया, उसने ये बता दिया कि यहाँ पे एक एलिमेंट आने वाला है, अभी नहीं डिस्कवर हुआ है, उसका नाम उसने इक्का एल्यूमिनियम रखा। उसका मास, उसकी जो प्रॉपर्टीज
जो उसकी जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ वो एलिमेंट जो भी आएगा वो रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसने बता दी थी। तो इसका मतलब एक मतलब कितनी बड़ी बात थी कि उसने ये सारी चीजें बताई। अब पॉइंट क्या था, जो बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसको उसने इक्का एल्यूमिनियम नाम दिया था, वो बाद में जो डिस्कवर हुआ वो एलिमेंट था बेटा गैलियम। ध्यान से सुनना है, क्या नाम था, गैलियम, यहाँ पे Ga। उस टाइम पे उसने नहीं बताया था, वो नहीं था, लेकिन आज की पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट है जिसका नाम उसने इक्का एल्यूमिनियम बताया था, वो बाद में डिस्कवर हुआ और उसका नाम पड़ा गैलियम। ठीक है, इक्का क्यों लगाते हैं, यानी कि फर्स्ट एल्यूमिनियम, यानी कि पहले एल्यूमिनियम आता है उसके बाद कोई एक एलिमेंट आएगा, इसलिए उसने इक्का एल्यूमिनियम नाम दिया। इसी तरीके से उसने बोरोन के नीचे भी खाली जगह छोड़ दी थी, उसका नाम लिखा उसने उसी तरीके से इक्का बोरोन। उसने बोला कि एक एलिमेंट बोरोन के नीचे भी आना है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, बोरोन जैसी होंगी। मतलब उसने खाली जगह छोड़ी और बोला कि यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्कवर होना है। बाद में जो इक्का बोरोन उसने बताया था, बाद में लेटर ऑन, मतलब जो आज की पीरियोडिक टेबल में हम लिखते हैं, वो था स्कैंडियम। ठीक है, ध्यान से सुनना है, स्कैंडियम। इसी तरीके से उसने जो ग्रुप नंबर 4 है, जैसे मान लीजिए, सॉरी गलती से लिखा गया ना, ये ग्रुप 4 में आना था ना, ये सारा एल्यूमिनियम वाला ये एक में लेके चलना बेटा, ये एल्यूमिनियम थर्ड वाले में, ठीक है। तो अगर हम बात करें उसी तरीके से उसने ग्रुप 4 के अंदर, यानी कि इस वाले के अंदर, ग्रुप 4 के अंदर, ठीक है, उसने ग्रुप 4 के अंदर भी एक एलिमेंट था जो था सिलिकन। सिलिकन के नीचे भी खाली जगह छोड़ दी और बोला यहाँ पे भी आएगा भाई एक एलिमेंट। और ध्यान रखना बेटा, उसकी बात बिल्कुल ठीक थी, बाद में वहां पे एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, ठीक है, जो सिलिकन है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सिलिकन, उसके नीचे भी उसका भी नाम उसी तरीके से इक्का सिलिकन रखा कि भाई इक्का सिलिकन पहले आ रहा है और इसके बाद में कोई एक एलिमेंट आएगा, इसका नाम रखा उसने इक्का सिलिकन, क्योंकि सिलिकन के जस्ट बाद में आना है। उसकी प्रॉपर्टीज भी उसने बताई, और उसका जो बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ था, ठीक है, वो जब हम बात करते हैं वो था जर्मेनियम। ध्यान से सुनना है, क्या था, जर्मेनियम। आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ये तो खाली जगह थी बेटा, मैं आपको जस्ट सिखाने के लिए बता रही हूँ कि जिसको उसने इक्का सिलिकन बोला था, वो आज के टाइम पे क्या है, जर्मेनियम है। तो एक बात समझ लो कि मेंडलीव की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी कि उसने सबसे पहली बात तो एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, और उसने स्लॉट छोड़ दिए थे, इवन एलिमेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स आने हैं, ठीक है, और ये वाले इन फ्यूचर डिस्कवर होने वाले हैं। तो मेंडलीव की अच्छी बात ये वाली थी, लेकिन अब ड्रॉबैक्स पे आ जाते हैं, ठीक है, ये सारी अच्छी बातें समझ आ गई हमें, अब हम ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं फटाफट से। ड्रॉबैक्स क्या थी, तो सबसे पहली ड्रॉबैक्स अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको सिखाया कि ड्रॉबैक क्या थी बेटा, एक ही स्लॉट के अंदर दो दो तीन तीन एलिमेंट्स को उसने कई जगह रख दिया था, ठीक है, तो उसने यहाँ पे जैसे तीन तीन एलिमेंट्स को एक जगह रख दिया, तो ये एक उसकी ड्रॉबैक थी, ठीक है। उसके बाद उसने एक गलती और भी की थी, उसने क्या किया, कोबाल्ट को निकल से पहले रखा। देखो इस पे आ जाते हैं, ध्यान से देखना है, देखो मैं नाम को हाईलाइट करती हूँ, यहाँ पे कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट को पहले रखा। वैसे तो वो क्या रख रहा था, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की बेसिस पे रख रहा था ना, तो कोबाल्ट का मास है हमारा यहाँ पे जो होता है 58.9 होता है, जबकि निकल का मास 58.7 होता है। तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा चालाकी कर दी भाई, और सारे काम तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रख रहा था, लेकिन यहाँ पे कोबाल्ट का मास ज्यादा है फिर भी उसको पहले रख दिया। क्यों रखा था पता है क्या बेटा, वो इसलिए रखा था क्योंकि कोबाल्ट की प्रॉपर्टीज रहोडियम से मैच हो रही थी और निकल की प्रॉपर्टीज प्लेटिनम से मैच हो रही थी। ये इस जैसा था और ये इस जैसा था, इनका मास, फिर भी इसने क्या किया, फिर इसलिए इसने कोबाल्ट को रहोडियम के साथ रखा और निकल को प्लेटिनम के साथ रखा। तो ये एक उसकी गड़बड़ थी थोड़ी सी, ठीक है, कि अब भाई जो वो सबको तो ये कह रहा है कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे रख रहा हूँ, और फिर यहाँ पे वो गड़बड़ कर रहा है, तो उस चीज पे उसको क्या हो गया था, डाउट हो गया था। तो यहाँ पे ये वाली उसकी ड्रॉबैक्स के रूप में काउंट हुई थी बाद में। तो ये एक बड़ी ड्रॉबैक थी। इसी तरीके से एक और चीज
अब वो कह रहा है कि मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे लिख रहा हूँ, तो बेटा आइसो बार कहाँ जाएंगे? जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को क्यों पुट कर रहे हो? हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 3 सबको रखो। ठीक है, तो वो तो कह रहा था कि मैं एटॉमिक मास के बेसिस पे रख रहा हूँ और ये प्रॉपर्टीज एटॉमिक मासेस के बेसिस पे हैं, तो फिर उसने आइसोबार्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया? तो ये थी कुछ ड्रॉबैक्स जिसके बारे में हम बात करते हैं। मेंडलीव्स की कुछ ड्रॉबैक्स थी जिसके जिनकी वजह से ये फेल हो गया था। ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे बोल सकते हो कि फेल भी नहीं बोल सकते, बहुत सारी चीजें उसने प्रेडिक्ट कर दी थी। आगे जब हमारी आएगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो जब इन एलिमेंट्स को सिर्फ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे थोड़ा सा अरेंज कर देंगे तो सारी प्रॉपर्टीज ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। सो कर लोगे बेटा इतना आप सभी? थम्स अप देना है बेटा आपको। ओके, ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है।